हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं ग्रो की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बिजनेस जिसकी एग्जीक्यूशन पिछले 10 साल में फिनोमिनल रही है। 2020 में इन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया था। विद इन 4 years इट ओवरटुक ज़ेरोधा एंड बिकेम द नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन दिस कंट्री। ग्रो का मार्केट शेयर आज के दिन में लगभग 28% के आसपास है, जबकि ज़ेरोधा और एंजल वन लगभग 15-16% के आसपास है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रो इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लगभग 40% ऑफ द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एसआईपीज होती हैं वो आज के दिन में इंडिया के अंदर ग्रो के थ्रू हो रही है। इट इज द न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस। जो नए एज प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूजुअली प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आज के दिन में ग्रो लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ का प्रॉफिट हर साल दिखा रहा है। इनकी बैलेंस शीट के ऊपर 10 से 12 हजार करोड़ का कैश है। मोस्ट ऑफ दैट कैश इज आईपीओ मनी और कंपनी उसे फ्यूचर में बहुत एफिशिएंटली डिप्लॉय करने वाली है ताकि इनके रिटर्न मैट्रिक्स जो आज बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे दिखाई दे। लगभग 10 साल पहले 4 फ्लिपकार्ट के दोस्तों ने ये कंपनी शुरू की थी एंड व्हाट आर रेवलेशन दिस कंपनी हैज बीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी बिजनेस में मत इन्वेस्ट कीजिएगा। Business of Grow is quite simple to understand. 85% of their revenue comes from stock brokerage. यानी आप इक्विटी खरीदते हैं, कैश एंड कैरी से खरीदते हैं या फिर F&O ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ग्रो को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। वो पैसा इनकी सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। उसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली कमोडिटी इन्वेस्टिंग के अंदर भी इन्वेस्ट किया है, वहां भी इनके नंबर्स बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। इसके अलावा मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये एक ऐसी सेगमेंट है जहां पर कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है? सपोज कीजिए मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर आज के दिन में एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, मेरे पास 1000 रुपए का एचडीएफसी बैंक है, लेकिन मैं एचडीएफसी बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक भी खरीदना चाहता हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे एचडीएफसी के शेयर्स है उनको मैं प्लेज कर दूंगा। प्लेज करने के बाद जो पैसा आएगा उनसे मैं आईसीआईसीआई के शेयर्स खरीद सकता हूं। यानी एमटीएफ एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर आपको ग्रो जैसी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है ताकि जब तक आपके पास पैसा ना आ जाए तब तक आप नए शेयर्स खरीद सको, सिक्योरिटीज खरीद सको। इसमें 2 तरीके की इनकम होती है। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, ठीक है, और इंटरेस्ट बहुत हाई है, 15% के आसपास इंटरेस्ट ग्रो चार्ज करती है। इसके अलावा आप जो आईसीआईसी के स्टॉक खरीदते हो वहां पर आप ब्रोकरेज पे करते हो 0.1% के हिसाब से, तो आपके पास एक ड्यूअल इनकम स्ट्रीम होती है। एमटीएफ का रेवेन्यू शेयर बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है और अगले कुछ सालों में शायद दिस इज गोइंग टू बी अ बिग कैश काउ फॉर ग्रो बिजनेस। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रो ने इतनी रैपिडली ग्रो कैसे किया। अगर हम इस कंपनी का पास समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फ्यूचर में मैनेजमेंट क्या एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है। ग्रो का बिजनेस लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ था, 2015-2016 के आसपास, जब 4 फ्लिपकार्ट के दोस्तों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। सबसे पहला इनका बिजनेस हुआ करता था कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास कोई कमीशन नहीं आता। यानी आपके पास जो नए यूजर्स थे, नए कस्टमर्स थे, वो तो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे थे, लेकिन कंपनी के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा था। ग्रो का जो फोकस था वो फोकस था नए कस्टमर्स के ऊपर, ऐसे कस्टमर्स जो आज के दिन में शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए जो इनका प्लेटफॉर्म था वो बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म था। जो यूजर इंटरफेस है वो किसी भी नए इन्वेस्टर को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, विच मेड ग्रो वेरी रैपिडली। सबसे बड़ा चेंज जो कंपनी के अंदर आया वो 2020 के अंदर आया, जब कंपनी ने डिसाइड किया कि ये अब शेयर ब्रोकिंग के अंदर भी जाएंगे। ज़ेरोधा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हुआ करता था इस मार्केट का उस समय, लेकिन 2020 के बाद कंपनी ने जो रैपिड ग्रोथ दिखाई उसकी वजह से कंपनी विद इन 4 years कंट्री का नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस बन गया। अब कंपनी ने किस चीज के ऊपर फोकस किया? सबसे पहले तो कंपनी ने फोकस किया नए कस्टमर्स के ऊपर। वो कस्टमर्स जिन्होंने आज तक कभी शेयर इन्वेस्टिंग की ही नहीं है, उनको फोकस करवाया गया कि आप 0 रेट के ऊपर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। कंपनी ने मार्केटिंग की, कंटेंट डेवलपमेंट किया, उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी या फिर रेफरल सिस्टम से भी कंपनी की बहुत रैपिड ग्रोथ आई। अब कंपनी की हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि मैनेजमेंट नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रोफिशिएंट है, और शायद फ्यूचर में भी अगर ये नए बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि कंपनी अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे रेप्लिकेट करे और नए बिजनेस मॉडल्स में भी उतनी ही रैपिडली ग्रोथ दिखाए। अब शेयर मार्केट पैसा बना के इस बात पर तो देगी नहीं कि कंपनी ने पास में क्या किया था। हमें अब ध्यान देना है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है। कंपनी का अगर हमें फ्यूचर समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रो के धंधे में आज के दिन में समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन में ग्रो के बिजनेस के अंदर है वो है सिक्लिसिटी।
कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है, जब कंपनी के अंदर बहुत सारे नए यूजर बहुत सारी नई ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी जितने सारे यूजर्स जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे कंपनी उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस कब ज्यादा होती है? जब शेयर मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड होता है, जब पूरा बुल मार्केट चल रही होती है, उस समय बहुत सारे नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो लोन के ऊपर पैसा उठा के शेयर मार्केट के अंदर डालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने कभी शेयर मार्केट के बारे में सुना भी नहीं होता, उनको फोमो हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपकी और मेरी एसआईपी जो बहुत दिन से शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एसआईपी अमाउंट्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लोग लोन्स लेने लग जाते हैं, F&O ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। इन सब की वजह से ज़ेरोधा जैसी कंपनी बुलिश मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन जब भी ट्रेंड बेरिश होता है, जैसा हम पिछले 2 साल के अंदर देख रहे हैं, या फिर मार्केट साइडवेज ट्रेंड करती है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाता है, क्योंकि हमें डेली प्रॉफिट नजर नहीं आते। जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं सिर्फ वही मार्केट के अंदर इस समय के अंदर रहते हैं। नए इन्वेस्टर सिर्फ तभी आते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो यूजुअली जो ग्रो का बिजनेस है या किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर का बिजनेस है, वो बुलिश मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बेरिश मार्केट में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शनल इनकम बहुत ज्यादा है, रेकरिंग इनकम नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि कैसे मार्केट रेकरिंग इनकम को कहीं ज्यादा इज्जत देती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल इनकम होती है उसको बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देती। कहां से आता है रेवेन्यू? आप ट्रेड करते हो, 20 रुपए हर ट्रेड के हिसाब से ग्रो को दे देते हो। अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे या कम ट्रेड करोगे तो रेवेन्यू ग्रो का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रो के कस्टमर हो, आप अपना पोर्टफोलियो भी चेक कर रहे हो, लेकिन आप डेली ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे। ट्रांजैक्शंस आप जब करोगे जब बुल मार्केट आएगी, है ना। तो इस तरीके की जो ट्रांजैक्शनल इनकम होती है, जो एक बार की इनकम होती है, उस इनकम को मार्केट बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देती, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल ब्रोकर कंपनीज है उनको बहुत हाई वैल्यूएशंस नहीं मिलते। इसके अलावा रेगुलेटरी हर्डल्स है। सेबी ने कसम खा ली है कि जो F&O ट्रेडिंग है उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर भगाना है। तो इसकी वजह से जो F&O का रेवेन्यू है वो पिछले 1.5-2 साल से, जब से सेबी की नई रेगुलेशंस आई हैं, वो लगातार घट रहा है। इसके अलावा कंपनी का मोट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, कंपनी आज के दिन में मार्केट लीडर है, ठीक है, लगभग 28% के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर है, और जो इनका नंबर 2 कॉम्पिटिटर है वो इनसे कहीं ज्यादा पीछे है। लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट कंपनी के पास अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज करने की पावर नहीं है। आप एक मोनोपोली की तरह बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन में जो आपके कस्टमर है वो जैसे ही प्राइस बढ़ाएंगे वैसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएंगे, वो ज़ेरोधा पर चले जाएंगे, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस के अंदर एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मोट है, जिसकी वजह से भी मार्केट इस तरीके के धंधों को बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं देती। ये सब समस्याएं मैनेजमेंट को भी समझ में आ रही है। तो अब मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या प्लान बना रही है? मैनेजमेंट प्लान बना रही है कि जो इनकी डिपेंडेंस ब्रोकरेज वाले बिजनेस पे है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफाई किया जाए उन बिजनेसेस के अंदर जहां पर रेकरिंग इनकम ज्यादा हो। कंपनी ने अगले 10 साल का प्लान बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दे वांट टू बिकम अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। वही काम जो नुवामा करती है, 361 करती है, आनंद राठी करती है, जेएम फाइनेंस करना चाहती है, या बहुत सारे ऐसे नए कंपनीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने बिजनेसेस को छोड़ के वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में जा रहे हैं। जब भी कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कंपटीशन बहुत रैपिडली आने लग जाता है। वेल्थ मैनेजमेंट पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा कर रहा है, इसीलिए जितने भी कैपिटल के प्लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एसेट मैनेजमेंट का काम शुरू कर रही है, वही काम जो नदन आग कहता है या जेएम फाइनेंशियल कहता है या फिर नुवामा बात करती है। एसेट मैनेजमेंट क्या होती है? आप अपने खुद के घर के म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, ताकि मैं अगर आज आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो आपको एक रिकरिंग इनकम मिल सके। आज के दिन में इनकम ट्रांजैक्शनल इनकम है ब्रोकरिंग के थ्रू, लेकिन अगर आपका रेवेन्यू एएमसी के थ्रू या वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी के थ्रू बढ़ता है तो आपकी इनकम एक रिकरिंग इनकम बन जाएगी और आपको कहीं ज्यादा इज्जत मार्केट के थ्रू मिलेगी। अब कंपनी के पास ऑलरेडी 2 करोड़ के आसपास के एक्टिव यूजर्स हैं। कंपनी इन एक्टिव यूजर्स को टर्न करना चाहती है नए प्रोडक्ट्स की तरफ। पहले ये जब कस्टमर्स आए थे तो ये म्यूचुअल फंड खरीदने आए थे, उसका कोई भी चार्ज नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कस्टमर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगे, F&O ट्रेडिंग करने लगे, उसके बाद लोन्स लेने लग गए, लोन्स अगेन सिक्योरिटी लेने लगे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जो एवरेज कस्टमर है वो जो रेवेन्यू ग्रो को कमा कर देता है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं,
क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन का थीम बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर रोज नए कस्टमर्स ग्रो के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग 2 करोड़ कस्टमर्स हैं उनका वॉलेट शेयर इंक्रीज हो रहा है, यानी वो रेवेन्यू जितना ग्रो को कमा के दे रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जो कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है फ्यूचर के अंदर। पास्ट में कंपनी ने ग्रो किया था नए कस्टमर्स को एक्वायर करके, मार्केट शेयर गेन करके ज़ेरोधा जैसी कंपनी से, लेकिन अब कंपनी नया मार्केट शेयर तो गेन कर ही रही है, उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका वॉलेट शेयर एक्सपेंड कर रही है, उनसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का प्लान है कि जो एफ्लुएंट क्लाइंट्स है, जिनका पोर्टफोलियो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का है, उनको पीएमएस बेची जाए, उनको वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरीज बेची जाए। अगर ऐसा कंपनी कर पाती है तो कंपनी के रेवेन्यू भी एक्सपेंड होंगे और कंपनी का मार्जिन भी एक्सपेंड होगा, क्योंकि आप इस धंधे के अंदर नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ऑलरेडी आपके पास प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनको एक्वायर करने के लिए आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, और इन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट बेचे जाए, ज्यादा रेवेन्यू कमाया जाए, आपके मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाएंगे। आई होप आपको बिजनेस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पास में कंपनी ने क्या किया था, फ्यूचर का प्लान क्या था, बहुत सिंपल है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है जहां पर मार्जिन्स बेटर हो, क्वालिटी ऑफ मार्जिन्स बेटर हो। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो मुझे आज के दिन में कंपनी में नजर आ रहा है वो आ रहा है बुलिश ट्रेंड। मार्केट पिछले 2 साल से बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 6 महीने में 1 साल में ऐसा वक्त आ जाएगा जब मार्केट फाइनली अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी, और पूरी मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो ग्रो का बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए, ग्रो की मैनेजमेंट बात कर रही है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट जैसे बिजनेसेस में, एएमसी जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होने वाला है। अगले 3-4 साल के अंदर भी कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना वो स्टॉक ब्रोकरेज से आएगा, तो इसीलिए स्टॉक ब्रोकरेजेस के बिजनेस को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो बुल मार्केट को आना पड़ेगा। सारे इन्वेस्टर्स को फोमो होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करें, ज्यादा से ज्यादा F&O ट्रेडिंग करें, कमोडिटी ट्रेडिंग करें, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज ले, लोन्स ले। ये सब जब क्लाइंट्स करेंगे उसके बाद इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में शायद बुल मार्केट रिटर्न होगी। अर्ली ट्रेंड्स हमें ऑलरेडी नजर आ चुके हैं, इसीलिए मैं जितने भी कैपिटल प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हो, आरटीएस हो, या फिर डिपॉजिटरी हो, सीडीएसएल जैसे बिजनेस हो, या फिर केफिन जैसे या कैम्स जैसे बिजनेसेस हो, इन सभी बिजनेसेस को लेके मैं आहिस्ता आहिस्ता बुलिश हो रहा हूं। टेक्निकली भी हमें ऐसा दिखने लग गया है कि ये शायद सारे बिजनेसेस बॉटम बना चुके हैं और अब मार्केट शायद एक बुलिश ट्रेंड की तरफ देख रही है। वो बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, कल आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, नहीं पता, लेकिन वो अब ड्यू है, वो आएगा। जिस दिन वो ट्रेंड आएगा उस दिन ग्रो अगेन बहुत बहुत अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाने लग जाएगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया। बहुत कम अमाउंट ऑफ पीपल इंडिया के अंदर आज के दिन में स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा और बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूड रहेगा जब नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रो का मार्केट शेयर लगातार ग्रो करता रहेगा ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर। नए कस्टमर्स को ये कहीं ज्यादा रैपिड स्पीड से एक्वायर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स, है ना। इनका मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा क्योंकि नए कस्टमर्स आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी कस्टमर इनकी तरफ आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 12 से 14% के आसपास की ग्रोथ तो नए कस्टमर्स लेके आएंगे। इंडस्ट्री अपने आप में ही 8 से 10% के आसपास ग्रो कर रही है, तो इंडस्ट्री लीडर जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है वो 12-15% से तो ग्रो कर ही सकता है। नए इन्वेस्टर्स पैसा लेके आए, बिल्कुल आए। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनकी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर है, बिल्कुल है, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अब बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। वहां पर ड्यूअल इंजन है, आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है और आपको ब्रोकरेज फीस भी मिलती है जो कहीं ज्यादा हायर है ना। तो उसकी वजह से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज का जो बुक है आज के दिन में लगभग 3000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो अगले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर डबल हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी ने सिर्फ 1 साल पहले शुरू की थी, 1 साल भी नहीं हुआ है, और आज के दिन में कंपनी मार्केट लीडर है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर, है ना। तो कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आती है और उसमें छा जाती है, मार्केट लीडर बन जाती है। यह है इनकी एग्जीक्यूशन स्किल, जिसके ऊपर आज के दिन में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बेट ले रहा है। F&O ट्रेडिंग के अंदर भी हमें ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल में रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर पर
कस्टमर आप रेवेन्यू देखेंगे ना, वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिटेल की पार्टिसिपेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो बड़ी कैपिटल के साथ आता है, जो पढ़ के आता है, जो समझ के आता है बिजनेस को, वो जब F&O ट्रेडिंग करता है तो वो पैसा भी बनाता है और पूरे प्लेटफॉर्म को आहिस्ता आहिस्ता पैसा कमा के भी देता है। तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो हमारा बुरा समय था ना F&O ट्रेडिंग में, वो शायद पीछे रह गया है। इसके अलावा नए धंधे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, AMC का बिजनेस है। ये बिजनेसेस भी अगले कुछ सालों में बहुत रैपिडली स्केल हो सकते हैं। अब ये बिजनेस कितने बड़े हो जाएंगे हमें नहीं पता, मैनेजमेंट ने कोई भी गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने अगर वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया तो वेल्थ मैनेजमेंट से शायद ग्रोथ आ सकती है। कंसीडरिंग इनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनको एक्वायर करने के लिए इन्हें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल लोन्स, US स्टॉक्स थ्रू गिफ्ट सिटी, इसके अलावा बॉन्ड्स, ये नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आज के दिन में बहुत बड़े नहीं है, लेकिन अगले 2-3 साल में यहां से सब्सटेंशियल अमाउंट आ सकता है, रेवेन्यू आ सकता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है ना, वहां से कंपनी अगेन 12-15% के आसपास की ग्रोथ दिखा देगी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर करके। ठीक है, जो नए यूजर्स है, नया पैसा आ रहा है, वो 12-15% की ग्रोथ हो जाएगी, 12-15% की ग्रोथ यहां पर हो जाएगी। तो ओवरऑल जो कंपनी की टॉप लाइन है वो मैं लगभग 25 से 30% के आसपास तो उम्मीद कर ही रहा हूं। और अगर बुल मार्केट आ गई तो मुझे ऐसा लगता है ये फिगर 30% से भी ऊपर जा सकती है। टॉप लाइन ग्रो होने के साथ साथ कंपनी के मार्जिन्स भी एक्सपेंड होने चाहिए, तभी तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आएगी। और जिस कंपनी की टॉप लाइन बहुत रैपिडली ग्रो करती है और उसके मार्जिन्स भी बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, जब मजा आता है उस बिजनेस को पढ़ने में, उस बिजनेस को फॉलो करने में। ग्रो के केस में उनके मार्जिन्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं और अगले 2-3 साल का भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले तो कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स है जिनके ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर खर्च नहीं कर रही। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी रेडी है, आपकी टेक्नोलॉजी रेडी है, आपके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना था वो ऑलरेडी रेडी है। आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट करनी थी, ब्रोकरेज बिजनेस अगर आपको खोलना है तो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, वो शुरुआत इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप एक प्लेटफॉर्म बिजनेस हो, प्लेटफॉर्म बिजनेस पे जैसे जैसे नए यूजर्स आते हैं वो सारे यूजर्स आपको जो मार्जिन्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बॉटम लाइन पे नजर आने लग जाती है। यानी नए यूजर्स आते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, जो ऑलरेडी फिक्स है, जो खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स है लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिन्स एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे। हमें उम्मीद है कि आज के दिन में मार्जिन जो 60%, 61% के आसपास नजर आ रहे हैं, वो बढ़ के हो सकता है 65%, 67% के आसपास भी पहुंच जाए शायद 3 साल के अंदर अंदर। इसके अलावा जो पैट मार्जिन्स है वो भी शायद 52, 53, 54, 55% के आसपास नजर आ सकते हैं। और बुल मार्केट आ गई तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ज्यादा बेटर स्पीड से इंप्रूव होगी। इसके अलावा कंपनी वॉलेट शेयर एक्सपेंशन कर रही है, रेवेन्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर्स बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, कंपनी की कॉस्ट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लगातार घट रही है और शायद फ्यूचर में भी घटती चली जाएगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स एक्सपेंड करने बहुत बड़ी बात नहीं होगी कंपनी के लिए, अगर कोई खराब रेगुलेशन नहीं आई तो। अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी शायद 30 से 35% के आसपास तो ग्रो कर ही सकती है। हो सकता है कंपनी 35% से ऊपर भी ग्रोथ दिखा दे, लेकिन वो अगेन इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। आज के दिन में कंपनी को लगभग 50x का मल्टीपल मिल रहा है, पीई रेशियो लगभग 50x के आसपास है। ज्यादा है या कम है? अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे, जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया कम वैल्यूएशन ही मिलता है। एंजल वन सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज के दिन में लगभग 25-26x के आसपास का मल्टीपल एंजल वन को मिल रहा है। तो 50x का मल्टीपल उसको देखते हुए बहुत हाई नजर आ रहा है। However, आज के दिन में मार्केट ग्रो को सिर्फ एक डिस्काउंट ब्रोकर की तरह नहीं देख रही, मार्केट इसे एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी की तरह देख रही है। ऐसी कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में 25, 30, 40% की ग्रोथ दिखा सकती है। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके मार्जिन्स बहुत रैपिडली ग्रो हो सकते हैं क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है, वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस इन दीज प्लेटफॉर्म बिजनेसेस आर ह्यूज, जिसकी वजह से मार्केट इस कंपनी को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन दे रही है इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज जैसे एंजल वन। हाउएवर, ये 50 का वैल्यूएशन ना अभी भी ज्यादा लग रहा है। ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रो की जो एस्पिरेशंस है, वेल्थ मैनेजर बनना, एएमसी बनना, वो एएमसी कंपनीज और वेल्थ मैनेजर कंपनीज है, वो भी 50 के मल्टीपल पर ट्रेड नहीं करती।
यानी अगर ग्रो करता है, जिस स्पीड से बोल रहा है उस स्पीड से ग्रो करता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर आज के दिन में उसके एस्पिरेशंस है, वहां भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो हमें हाई नजर आएगी। एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनी आज के दिन में 35 से 40x के मल्टीपल पर ट्रेड करती है, मार्केट लीडर है एएमसी कंपनीज के अंदर। वेल्थ मैनेजर्स नुवामा लगभग 25 से 30 के आसपास का मल्टीपल है। बहुत सारे रीजन है कि वो कम मल्टीपल क्यों मिल रहा है नुवामा को। इसके अलावा 361 जो प्योर प्ले है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का, वहां पर आपको लगभग 35 से 40x के आसपास मल्टीपल मिलते हैं। तो अगर आप ओवरऑल माहौल देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिस्पाइट द ग्रोथ, डिस्पाइट सच रैपिड ग्रोथ, कंपनी कहीं ना कहीं हाईली वैल्यूड है। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि आज के दिन में कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, लेकिन फॉरवर्ड मल्टीपल पे हमें वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई नजर नहीं आती। अगर कंपनी कल को 40% की ग्रोथ दिखा देती है तो ये 50x का मल्टीपल बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंपनी एग्जीक्यूशन में फोल्टर कर देती है, या फिर नई रेगुलेशंस आती है, या फिर जो बुल मार्केट की हम बार बार बात कर रहे हैं वो डिले हो जाती है 6 महीने 1 साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस कंपनी को पनिश भी कर सकती है, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस और भी ज्यादा नीचे जा सकती हैं। क्योंकि कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो वैल्यूएशंस 60-70 के आसपास थी, आज के दिन में वो कूल डाउन होकर 50 के आसपास हो गई है। क्या गारंटी है कल को वैल्यूएशंस 40x के आसपास नहीं होंगी? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो होंगी ही होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।